ग्रेजुएशन के बाद जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं इंडिया में, वो सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जाते हैं। और जबकि सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं या फ्रेशर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में, उनकी डिज़ायर होती है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाएं। हाँ, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर कारण है, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हायर पे होता है, काम ज़्यादा सुपीरियर होता है ना, थोड़ा अच्छा काम होता है, और आपको अपने काम की ऑनरशिप लेनी होती है, और आपके काम की वैल्यू होती है, एक्चुअली रिकॉग्नाइज करते हैं आपके काम को, आपका काम नज़र में आता है सबकी। अगर हम पे की ही बात कर लें, एग्जांपल ले लें, पे गैप कितना है सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में। जबकि जो फ्रेशर होते हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनी में लगभग 3 से 5 लाख के बीच में कमाते हैं, एनुअल पैकेज उनका होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो इसका डबल तक देती हैं आपको, फ्रेशर्स को। डबल तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 4 से 5 गुना जो टॉप स्टार्टअप्स होती हैं और जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो 4 से 5 गुना ज़्यादा सैलरी देती हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से 90% लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं, और सर्विस बेस्ड में काम कर रहे हो तब भी वहाँ पे जाना चाहते हैं। यही वजह है कि इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस भी चल रहे हैं जो आपको डीएसए सिखाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए डीएसए आपको आना चाहिए। जैसे आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं जैसे गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड है ना, और लॉजिक मोजो, स्केलर, यूडमी, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं जो आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे डीएसए। अभी मेरे एक कलीग ने लॉजिक मोजो से कोर्स लिया था, उनका कोर्स जो है 5,000 रुपये में ही पड़ता है और 6 महीने का है, काफ़ी सस्ता है बाकी स्केलर वगैरह से। और यूडमी पे अलग अलग कोर्सेज हैं, आप वहाँ पे ले सकते हैं, बहुत 2-3 हज़ार रुपये में आपको कोर्स मिल जाता है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। पर वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के लिए आपको हेल्प नहीं मिलती ना, लेकिन लॉजिक मोजो वाले आपको असिस्ट करते हैं। तो उसने लॉजिक मोजो से लिया और वो एक बड़ी टेक कंपनी में अभी है। आप भी उनमें से हैं जो अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं और बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है, तो आप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का सोच सकते हैं। और अगर सोच रहे हैं तो आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं, जिसको फॉलो करके आपके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सर्विस बेस्ड कंपनी एक्चुअली होती क्या है? सर्विस बेस्ड कंपनी जो होती हैं किसी दूसरी कंपनी को अपनी सर्विस ऑफर करती हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बना दिया है तो उसको मेंटेन करती हैं और कंसल्ट करती हैं, है ना। और दूसरे नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं उसके अंदर। जो क्लाइंट होता है बोलता है कि मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे बैंकों के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनाती है, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी ज़्यादा बनाती हैं। मतलब सिर्फ मैंने बैंक का एग्जांपल ले लिया, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनका एक खुद का प्रोडक्ट होता है, वो खुद का नया प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर उसको मार्केट में बेचती हैं। और वो प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, किसी इंडस्ट्री स्पेशलाइज हो सकता है, जैसे एप्पल हो गया, है ना, उसके आईफोन, मैकबुक, आईपॉड जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं। तो और जब वो उनका एक बार मान लो एक वर्जन आ गया, फिर उसके बाद उसको अपग्रेड करते रहते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, उसमें नए नए फीचर्स चलते हैं। वो खुद का प्रोडक्ट होता है ना, वो किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट वो खुद ही कंपनी में यूज़ कर रहे हो, या फिर दूसरी कंपनी को सेल कर रहे हो, या सब्सक्राइब बेस पे आपको वो दूसरी कंपनी को बेच रहे हो। इस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, तो जो इंटरव्यू स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं अभी, और क्या प्लान है, मतलब बहुत इजी हो जाए आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने के लिए। सभी लोगों के मन में डाउट होता है कि यार सर्विस बेस्ड कंपनी से मूव अगर करना हो हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है।
ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंट्री करना बहुत भी नहीं, लेकिन मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी टफ है, चैलेंजिंग भी है। ठीक है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि 2-3 राउंड होते हैं, 4 राउंड होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू होता है, उसमें बेसिक कोडिंग टेस्ट होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, जब आप जाते हैं तो आपको ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट होता है आपका। आजकल तो सर्विस बेस्ड कंपनी भी करने लगी हैं इसको। आपको कुछ एक प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व कर, उसके लिए कोड करना पड़ेगा। उसमें आपको आपका डीए से टेस्ट किया जाता है। फिर आपको बिहेवियरल इंटरव्यू होता है, फिर आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ना, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है। और जो उनका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वालों का, इंटरव्यू वालों का मेन फोकस होता है ना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में हम स्विच कर सकते हैं, तो आप बहुत से लोगों को 1 साल लगता है, बहुत से लोगों को 2 साल लग जाता है। कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी होती है, तभी आप स्विच कर पाएंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अगर आप ऐसे हैं कि आपने कभी काम मेहनत कर ली, कभी नहीं करी, ये थोड़े आलसी टाइप के बंदे हैं, तो आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए और लंबा टाइम लग जाए। कुछ और ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो 6 महीने में भी कर लेते हैं, जो स्क्रैच से चालू करते हैं। एक प्रॉब्लम और आती है, अगर कुछ थोड़ा रेफरेंस वगैरह नहीं है, कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जो पहले से ही किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो। एक ये बैरियर भी आता है। अब इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती ना बहुत से लोगों को, वो सर्विस बेस्ड कंपनी वालों को कॉल ही नहीं करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन एक पॉइंट ये भी है, ये ज़रूर आपको लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। ये डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको रिक्रूटर की अटेंशन कैसे कैच करनी है ना, तो बस तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूट कैसे करना है आपका प्लान, वही आपकी प्रॉब्लम रह जाएगी। बाकी आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करने हैं वो आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर आपको पता है कि कैसे इंटरव्यू तक पहुंचना है, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड उस कंपनी में काम कर रहा है जिसमें आपने अप्लाई करा है, या फिर आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो काफ़ी स्टनिंग है और दूसरों को अपील कर रही है, सीनियर्स को अपील कर रही है ना, तो आपके लिए ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं है कि रेफरेंस से ही या इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, या फिर आपने पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करा तभी आप पहुंचेंगे। ये 2 स्टेप जो है, मतलब ये जो है आपके एडवांटेज है अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। लेकिन अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी ऐसी हैं जिस पे अगर आपने काम करा हो तो भी आज के टाइम पे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं, जैसे मशीन लर्निंग, बिग डेटा और डेवलपमेंट। जो बंदे सर्विस बेस्ड कंपनी में सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है बस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मेंटेन कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी स्किल्स थोड़ी डाउन हो जाती हैं, तो उनके लिए उनके चांस भी कम हो जाते हैं स्विच करने के, क्योंकि उनकी स्किल थोड़ी इतनी शार्प नहीं रहती है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ सीखने को होता नहीं है उन प्रोजेक्ट्स में। तो जब आपने सीवी में लिखेंगे कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी इतने बंदे काम कर रहे हैं और ये पहले से चल रहा था, तो वो आपसे पूछेंगे और आपके सीवी में लिखा होगा तो वो आपका सीवी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उसमें आपको सीवी कम से कम ऐसा बनाना है कि आपने उस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, आपने पूरा एक नया उसका मॉड्यूल को आप ही ने डेवलप किया है। झूठ लिखना है, देखो मतलब ऐसा नहीं, अगर आप सच सच लिखेंगे तो कॉल ही नहीं आएगी ना। मतलब ऐसा नहीं दिखाना कि आप आसान और एक तसल्ली बख्श ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अंदर, आपको ऐसा नहीं दिखाना है। सर्विस बेस्ड कंपनी में एक आप क्या क्या बोलते हैं ना उसको, कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, ऐसा नहीं दिखाना है उनको वो ऐसा। और इसके लिए एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है ना कि जब आप उनको ये वाला एक्सपीरियंस दिखाएंगे ना कि आप सपोर्ट वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वो आपके जो जितना भी टाइम आपने इस प्रोजेक्ट में लगाया होगा, जैसे मान लो 2 साल लगाए होंगे, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले इन 2 साल को आपको कैलकुलेट ही नहीं करते। समझ रहे हो बात? आपने टोटल एक्सपीरियंस मान लो 5 साल का है और 2 साल आपने इसमें लगाया, तो 2 साल को काउंट ही नहीं करते हैं। बहुत सी जगह ये होता है। हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू स्टेजेस की। मतलब SD1 रोल के लिए आप जा रहे हो मान लो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में,
तो क्या क्या स्टेजेस होंगे इंटरव्यू तक पहुंचने के? तो सबसे पहला होता है आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। तो जो भी कोई जॉब ओपनिंग होती है उसमें 100 से लेकर 1000 तक एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। सर्विस बेस्ड कंपनी में भी आती हैं आजकल तो, और वहाँ पे और ज़्यादा आती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है। तो ज़्यादातर तो एप्लीकेंट्स जो उनका इंटरव्यू का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो कंपनी है वो सबका तो इंटरव्यू नहीं ले सकती ना, है ना। तो वहाँ पे आपका जो रिज्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो रिक्रूटर होता है और जो या फिर आपका हायरिंग मैनेजर होता है ना, वो आपके रिज्यूमे तभी शॉर्ट लिस्ट करेगा जो बाकी से अलग स्टैंड आउट करेगा, और या फिर जो जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लोजली वो आप का रिज्यूमे उसमें मैच कर रहा है। मतलब आपने वो सारे कीवर्ड आपने अपने रिज्यूमे में लिखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको आ रही हैं जो उनको चाहिए। तो इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे, और वो ऐसे ही लोगों को देखते हैं ताकि नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो घट जाए, ताकि उनको कम से कम लोगों को इंटरव्यू लेना पड़े, ठीक है। इसी स्टेज पे बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, तभी आप लोगों को कॉल नहीं आती है। तो अगर आपने एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करा है और आपका रिज्यूमे भी गुड है और आपने सही रोल के लिए भी अप्लाई करा हुआ है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा और आपको आगे जाने का मौका। फिर होता है अगला स्टेज, एक्सप्लोरेटरी कॉल। इस स्टेज में आपके पुराने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, आपके अभी प्रेजेंट में एक्सपेक्टेशन क्या है जिसमें आपने अप्लाई करा है उस रिक्रूटर के साथ, उस कंपनी के साथ, इस बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है पास करने के लिए, है ना। और आपने अच्छा डेवलपमेंट का काम किया हुआ पहले, और सेल्फ प्रोजेक्ट करे हुए हैं सब, और अपने कंपनी के बारे में अच्छे खासा रिसर्च किया हुआ है ना, और उस रोल के बारे में आपने रिसर्च किया हुआ है जो आप जिसके लिए आपने अप्लाई करा हुआ है ना। और तो कॉल आने से पहले तो अगर ये सब करा हुआ है तो आपका ये स्टेज भी क्लियर हो जाएगा। उसके अगला राउंड होता है मशीन कोडिंग राउंड, LLD, टेक होम असाइनमेंट्स, है ना। ये इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। LLD मतलब लो लेवल डिज़ाइन। तो जो तो जैसे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, फॉर एग्जांपल ऊबर और फ्लिपकार्ट, स्विगी, उड़ान, उन्होंने क्या करा है कि अब अपने इनिशियल राउंड में ही मशीन कोडिंग को स्टार्ट कर दिया है ना। तो उसमें आपकी कोडिंग और एलिमेंट्री डिज़ाइन स्किल को देखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा इस राउंड में। तो आपकी कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, है ना। तो कोई भी जेनरिक प्रॉब्लम आपको दे देंगे, उसका डिज़ाइन आप कैसे कर रहे हैं, है ना, और सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। तो इसी राउंड में ज़्यादातर जो है कैंडिडेट जो है डिसमिस हो जाते हैं, ये पास करना थोड़ा टफ होता है। नेक्स्ट राउंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो राउंड, या ऑनलाइन कोडिंग राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि DSA और एल्गो पे, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आजकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों पे मेन मेथड है हायरिंग करने का, ये क्या, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो। तो इस इंटरव्यू का और इस राउंड का मेन गोल क्या है कि और आपकी जो लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है आपको, और जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसके लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज़ कर रहे हो, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो कौन सी एल्गो यूज़ कर रहे हो, वो सब चेक किया जाता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आपको DSA में अच्छे नहीं है, DSA नहीं आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, कि नेक्स्ट राउंड तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अगर आपने ये राउंड भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद आता है हायरिंग मैनेजर या बार रेजर या HR या बिहेवियरल राउंड। तो ज़्यादातर कंपनीज में ये लास्ट राउंड ही होता है, ठीक है। एक कम्बिनेशन जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल राउंड का है, तो इसमें पूछा जाता है आपसे, है ना। तो
आपके अपने प्रोजेक्ट अच्छा किया हुआ है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से बता पा रहे हैं, तो आपको इस राउंड को क्लियर करना में इजी होगा। सो आपने जब इस राउंड तक पहुंच गए हैं आप, तो आपको ये ज़रूरी है कि रिसर्च कर लें जिस रोल के बारे में और जिस कंपनी के बारे में आपने अप्लाई किया हुआ है, उसकी थोड़ा नॉलेज आपको होनी चाहिए। हो सकता है आपको पजल्स के बारे में पूछा जाए इस राउंड में, है ना। बेसिक डीएसए के क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाएँ, एसक्यूएल क्वेरीज पूछी जाएँ, और आपसे बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछे जाएँ। हो सकता है आपके जिस टेक्नोलॉजी पे आपने काम करा उससे रिलेटेड थियोरेटिकल चीज़ें आपसे पूछी जाएँ, और इन एडिशन में ना, और आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी इन डेप्थ डिस्कशन आपसे करेंगे। आपके प्रोजेक्ट की फुल नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट के छोटे से हिस्से हैं, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल उस प्रोजेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। और एटलीस्ट जो जिस रोल में जिस टीम में आप काम कर रहे हैं, वो टीम किन मॉड्यूल्स पे काम कर रही है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको कम्प्लीटली आनी चाहिए। अब तो ये पॉइंट तो हो गया कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या राउंड होते हैं। आई होप को ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो कोडिंग करना सीखो और उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, है ना। जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, इनके फंडामेंटल्स सीखो, और इनमें से किसी लैंग्वेज का यूज़ करके आप डीएसए सीख सकते हैं, है ना। तो आपको हाई लेवल सॉल्यूशन आना चाहिए, और आपको उस हाई लेवल सॉल्यूशन को ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आप लगे हुए हैं 2-3 घंटे तक, आपको उसको जल्दी से जल्दी क्विकली और इजीली इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, और दूसरे को बताना भी आना चाहिए। जो हम लोग देखो, सर्विस बेस्ड कंपनीज जो होती हैं उनका इंटरव्यू टफ होता है, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से बहुत इजी होता है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ, उसका इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है और काम उनका बहुत आसान होता है। तो आप वहाँ पे कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं, बहुत लो लेवल की कोडिंग वहाँ पे होती है, तो उससे आपको ऊपर उठना होगा। आपको ऑनलाइन कोडिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो जो हमको, अगर आप फ्रेशर हैं, तो जो कॉलेज में हम लोग पढ़ा है और काम किया है, वो सब आपका कोई मायने नहीं रखता है, वो बहुत बेसिक था, है ना। तो आपको कंफर्ट लाना है, लेकिन उस लेवल का कंफर्ट लेके आना जहाँ आप काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप अच्छी लेवल की कोडिंग सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और अच्छे टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप है जो प्रिपेयर करने का, पहला तो ये हो गया प्रैक्टिस करो ऑनलाइन। दूसरा है ओप्स कॉन्सेप्ट। तो जब सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है एक ओप्स कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं, तो जो लो लेवल डिज़ाइन होता है या मशीन कोडिंग राउंड होता है, उसमें इसको टेस्ट किया जाता है ना। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट पे भी आपका बहुत अच्छा ग्रेस्प होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कि आपने 2-4 क्वेश्चन का इंटरव्यू क्वेश्चंस को रीड कर लिया, इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, ये पढ़ लिया, वो देखो उसमें पढ़ लेंगे आप, लेकिन वो यूज़ कहाँ हो रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ करें, वो भी आपको आना चाहिए ना। आपके अपनी जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो आपको अलग से वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप जो है प्रिपेयर करने का, वो है डीएसए के फाउंडेशंस। सो ये सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है डीएसए है। आपको डीएसए के फाउंडेशन बताना चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो। तो आपको टाइम स्पेस, जिसको डीएसए पता होगा, उसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो आप उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। आप बहुत सारे लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, तो इसी वजह से वो अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते कि आपका जो कोड आपने लिखा है वो कितना क्विक रन कर रहा है, कितना ऑप्टिमाइज्ड है, कितना रिसोर्स, कितनी मेमोरी ले रहा है, वो सब चीज़ें स्किप कर देते हैं। वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जैसे आप लोगों को पता होगा कि रिकर्सन कॉन्सेप्ट होता है ना, सभी एल्गो में, ज़्यादातर एल्गो में यूज़ होता है, सभी डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये भी आना चाहिए आपको कि रिकर्सिव कोड कैसे लिखते हैं और रिकर्सिवली सोचते कैसे हैं। उसके बाद आपको डिवाइड एंड कॉन्कर भी आना चाहिए,
है ना। तो प्रैक्टिस इस तरह की जो कोड है, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ऑनलाइन। ठीक है। फॉर्म मैंने बताया था आपको, जैसे गिग्स फॉर गिग्स है, लीड कोड है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर। डीएसए के और कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक क्यू, बाइनरी ट्री, सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग, टू पॉइंटर्स। मतलब ये चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसमें आपको याद नहीं करना है कि मेरे को बस रट लेना है, रटा हुआ काम नहीं आता है। तो और आपको जैसे आपने कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आपको आंसर नहीं देखना है उसका, खुद से सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ हल्का फुल्का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। डेवलपमेंट सीखनी है, और आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। आप कंपनी में नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से करो, घर पे करो। सो अच्छा प्रोजेक्ट जो होगा वो आपको एडवांटेज देगा हायरिंग मैनेजर वाले इंटरव्यू में। आपका जो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है उस वाले स्टेप्स पे भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो सभी ने करे हुए हैं हल्के फुल्के ना, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, है ना, तो वही सब नहीं चलता है। तो वो तो सभी ने करा हुआ है, तो आपको वो अलग से क्यों शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो लोग फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं, है ना, जो फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे हैं और बैक एंड पे भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी और एडवांटेज दी जाती है। और मोबाइल डेवलपर भी आप हैं तो उनको भी और एडवांटेज दी जाती है। तो अगर ये चीज़ें आप सीख सकें तो बहुत बेटर रहेगा। और एक मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका रिज्यूमे बहुत सही तरीके से बनाना चाहिए। जब एक बार आपने डीएसए सीख लिया, तो आप स्टार्टअप और मिड साइज कंपनी में अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। ठीक है। और अब साथ के साथ अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपकी रिज्यूमे है और लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आपको प्रॉपरली इस तरीके से बनाना है कि इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करें या अप्लाई ना भी करें तो कंपनीज आपको कॉल करें। सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अपने लिंक्डइन पे मेंशन कर सकते हैं कि यार देखो मैंने ये सर्टिफिकेट करे हुए हैं। आजकल जो क्लाउड का बहुत स्कोप है, वो भी आप कर सकते हैं। इंटरमीडिएट डीएसए की को सीखो और उनको प्रैक्टिस भी करो। फॉर एग्जांपल ग्रीडी बैक ट्रैकिंग, स्ट्रिंग स्ट्राइज, बिट मैनिपुलेशन, सेट मैप हीप, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर इनको आप करते हो तो आप टॉप टेक कंपनीज में पहुंच ही जाओगे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। बहुत जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उसके 5% ही सिलेक्टेड होते हैं, और उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है, वो बात अलग है खैर, है ना। इसलिए मतलब आपको थोड़ा अलग स्टैंड होना है। आपको स्टडी प्लान आपका अच्छा होना चाहिए। आपको ये ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे लॉजिक मोजो, स्केलर, एडोकेटिव, और आपको कि यूट्यूब चैनल में बता देता हूँ, टेक यू फॉरवर्ड करके एक चैनल है, वहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इनका मैंने जो आपको वेबसाइट बताई है, जैसे कि अभी जो बताइए लॉजिक मोजो, स्केलर और एडोकेटिव, इनका जो कोर्स है ना, कोई है इनका, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और इजीली आपको समझाते हैं, अच्छी तरीके से करवाते हैं। बिगनर्स के लिए भी है ना। और इनके पास ऑनलाइन ट्यूटोरियल हैं, और दूसरा अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको देते हैं ये लोग। अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो दो बुक्स में बता देता हूँ आपको, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स और ग्रोकिंग एल्गोरिथम्स। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक रहेंगी। अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना अच्छा लगता, बुक पढ़नी अच्छी लगती है तो, लेकिन आपको बस पढ़ना है कैसे भी करके। आपको डीबीएमएस भी आना चाहिए, आपको एडिशनल टॉपिक भी आने चाहिए जो आपको भीड़ से अलग करे। डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, ये भी बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये सब भी आपको आ रहा है ना, तो आपका जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया जो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने के लिए हेल्प करेगा। तो अगर करना है तो थोड़ी मेहनत करिए, और करनी पड़ेगी एक्चुअली,
है ना। और अगर आप लोगों का इन स्टेप्स को फॉलो करके कहीं हो जाता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बोलिएगा कि थैंक यू सो मच। और फिलहाल के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन है नीचे, वो ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।